1 अक्टूबर की रात को इसराइल के देश में आसमान 180 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर छोड़ दी। ईरान के देश के मिसाइल को लॉन्च करने का आदेश हेड ऑफ द स्टेट और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी। ईरान की IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि उनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके अनुसार 90% ज़्यादा मिसाइल ने टारगेट सक्सेसफुल हिट किया। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इन मिसाइल की वजह से जो तबाही मची उसकी कोई इमेज सामने आई। मॉड हेडक्वार्टर के सामने 30 फीट गड्ढे हैं। सॉर्दर्न इसराइल में नेगव रेगिस्तान है। इसराइल का मिलिट्री बेस है। कई सारे मिसाइल वहां जाकर लगी। इसराइल का कहना है मिलिट्री की मिनिमम डैमेज पहुंचा है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है वह इसका जवाब जरूर दे। सबसे बड़ा सवाल यह कि ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वार में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुआ यह वार कई देशों के बीच फैल चुका है। इसराइल न कि सिर्फ फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है, जबकि लेबनान पर भी वह हमला कर रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, हुदी जैसे कोई पैरामिलिट्री ग्रुप, आतंकवाद भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान जैसा देश डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। इसी वार को गोदी मीडिया ने 26 बार वर्ल्ड वार का ऐलान कर दिया। आखिरकार ये सब कैसे हुआ, आगे क्या होगा, चलिए आज समझते हैं इस वीडियो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ईरान के देश ने इसराइल के हमला किया है। इस साल कुछ ही महीने पहले की बात है। 13 अप्रैल को 300 से ज़्यादा ड्रोन्स मिसाइल से बौछार हुए थे इसराइल के ऊपर। अगर टोटली मशीनरी डिप्लॉयड हो गए तो अप्रैल वाला अभी के अक्टूबर हमले से कोई ज़्यादा बड़ा था। करीब 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़े गए। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी के प्रचार करने में लगी थी। इलेक्शन सीजन चल रहा था। अप्रैल वाला हमला कोई अनोखा था। कोई दशक पहली बार था कि किसी देश ने इसराइल के ऊपर हमला किया हो। इससे पहले 1991 गल्फ वार में सद्दाम हुसैन इराक ने मिसाइल छोड़ी इसराइल के ऊपर, लेकिन अभी अप्रैल में कोई कारण था ईरान ने हमला किया। ईरान कहता है रिवेंज रिटेलिएशन। करीब 2 सप्ताह 1 अप्रैल के अराउंड इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी सीरिया देश कैपिटल सिटी डेमास्कस में। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जान चली गई। ईरान एम्बेसी के टॉप जनरल भी शामिल थे। अगर किसी देश के आर्मी मारे जाएंगे कोई खुश होगा? कोई खुश नहीं होगा। एम्बेसी पर बॉम्ब गिराया गया था। यह बात सच है कि वार में कोई देश शामिल हो गए हैं। हमला इसी तरह भी चलता रहा तो धीरे धीरे रीजनल वार हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में इसे वर्ल्ड वार कहना बहुत बड़ा मजाक। आपको मन में सवाल आएगा ऑयज़राइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों की थी? इसराइल का कहना है कोई एम्बेसी नहीं थी, मिलिट्री बिल्डिंग थी। जो ऑफिसर मारा गया वह हिजबुल्लाह के क्लोजली थे। जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ था, इसराइल की भी मदद की थी, जैसे यूके, अमेरिका एंड जॉर्डन। करीब 80 ड्रोन्स, 80 बैलिस्टिक मिसाइल मार के गिराए गए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स टाइफॉन फाइटर जेट्स ने भी कोई सारे ड्रोन्स को मार गिराया। और इसराइल के अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने 30 में से 25 क्रूज मिसाइल को मार गिराया। इसराइल और ईरान काफ़ी दूर है। दोनों का दूरी 1000 किलोमीटर के आसपास है। ड्रोन से हमला करता है तो ईरान और इसराइल एक ड्रोन को जाने में 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसराइल के ऑन ग्राउंड डिफेंस बात करें तो आयरन डोम सबसे जाना माना डिफेंस सिस्टम के इसकी लिमिट है 10 किलोमीटर हाइट और 70 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस है। इतनी दूर से रॉकेट फेंक
फेंका जाए तो आयरन डोम बचा लेगा। इसका नाम जरूर डोम है, तो कोई शील्ड नहीं है जो इजराइल के आसमान में लगी है। यह मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट को डिटेक्ट करता है, जो गिरने वाले उनके गिरने से पहले अपनी मिसाइल को छोड़ देता है। इसी को इंटरसेप्शन कहा जाता है। इतनी दूर से रॉकेट फेंका जाए तो आयरन डोम बचा लेगा। इसका नाम जरूर डोम है, ये कोई शील्ड नहीं है जो इजराइल के आसमान में लगी हो। ये मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट को डिटेक्ट करता है, जो गिरने वाले उनके गिरने से पहले अपनी मिसाइल को छोड़ देता है। इसी को इंटरसेप्शन कहा जाता है। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है। अगर दूर से मिसाइल फेंकी जाए तो इसे फेंक रही हो तो इजराइल के पास दो और डिफेंस सिस्टम। एक है डेविड स्लिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए 15 किलोमीटर हाइट और 300 किलोमीटर दूरी, लेकिन ईरान का 1000 किलोमीटर दूर है। जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने अक्टूबर हमले में फेंकी उनसे ना तो ईरान डोम प्रोटेक्ट कर सकता है, ना ही डेविड स्लिंग उन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए तीसरी डिफेंस सिस्टम, उसका नाम है एरो सिस्टम। एरो के पास इजराइल के सबसे टॉप लेवल की रेंज है, 2400 किलोमीटर रेंज, 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट स्पेस से मिसाइल आ रही होगी, उसे एरो सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल में हुए हमले एक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया था। एरो 3 सिस्टम ने जो एक कैप्चर किया गया था, मिसाइल्स अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर थी। सुनने में तो आ रहा होगा इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं है। इस सारा सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा महंगा है। किसी भी मिसाइल को अपने देश में गिरने के लिए इन सभी डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं। सुनने में तो आ रहा होगा इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं है। इस सारा सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा महंगा है। किसी और मिसाइल के अपने देश में गिरने के लिए सभी डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं, एक मिसाइल छोड़ रहे हैं। आयरन डोम जो अपनी मिसाइल छोड़ता है उसका नाम तामीर मिसाइल है। एक मिसाइल की कॉस्ट $50,000 भी। डेविड स्लिंग अपने तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उस मिसाइल का कॉस्ट $1 मिलियन पर मिसाइल है। सबसे भयानक इनका एरो सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, कोई $1 मिलियन पर मिसाइल लग जाती। अप्रैल में जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, सिर्फ एक दिन का खर्चा करीब $200 मिलियन का आया था। इमेजिन करिए अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है मिसाइल। अगर हद से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ी जाएगी, इनकी डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगी, क्वांटिटी की वजह से या पैसे की वजह से। ईरान धमकी दे रहा है, इजराइल को शुक्र मनाओ, उन्होंने ज़्यादा हमला नहीं किया। ईरान ने कुछ हथियार बहुत डरावना है, कुछ मिसाइल हमले के रूप में किया गया स्टेट ऑफ द आर्ट। इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया पिछले साल ही बनी थी। 2023 के फतेह मिसाइल लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है साहेब 3 2000 किलोमीटर जो मिसिंग है 2023 के नक्शे में है, वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। 2023 के फतेह मिसाइल लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स साहेब 3 2000 किलोमीटर पूरे मिसिंग है। 2023 के नक्शे से वह है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। हाइपरसोनिक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है, जो कि 15 गुना ज़्यादा दौड़ता है साउंड की स्पीड से। कुछ ही मिनटों में ईरान से इजराइल तक पहुंचा देगा। बहुत लोग रॉकेट और मिसाइल्स में सिमिलर कर देते हैं,
सुनने में तो दोनों सिमिलर है लेकिन बहुत अलग है। एक दूसरे से हमास के द्वारा रॉकेट फेंके जाते हैं इजराइल की तरफ। उसका साइज काफ़ी छोटा होता है। वह ज़मीन से फेंके जाते हैं तो प्रोजेक्टाइल में यानी अंदाज़ा लगाया जाता है कहाँ पर गिरेंगे। बहुत लोग रॉकेट और मिसाइल्स में सिमिलर कर देते हैं। सुनने में तो दोनों सिमिलर है लेकिन बहुत अलग है। एक दूसरे से हमास के द्वारा रॉकेट फेंके जाते हैं इजराइल की तरफ। उसका साइज काफ़ी छोटा होता है। वह ज़मीन से फेंके जाते हैं प्रोजेक्टाइल में यानी अंदाज़ा लगाया जाता है कहाँ पर गिरेंगे। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल दूसरी तरफ एक 3 मंजिले इमारत जितनी बड़ी होती है। इसमें प्रिसिशन टारगेट होती है। कहीं गिराना है या इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। जब से गाजा में इजराइल ने हमला किया है इनके तीन ग्रुप हैं। गाजा में हमास, यमेन के देश में ह्यूदीस और साउथ लेबनान में हिजबुल्ला। इन्हें ईरान के प्रॉक्सी कहा जाता है। इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कर भी नाम दिया गया है। तो जब से गाजा में इजराइल ने हमला किया है इससे इनके तीन ग्रुप्स हैं। गाजा में हमास है, यमीन में ह्यूदीस है और साउथ लेबनान में हिजबुल्ला। इनके ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है और ईरान इन सबको पैसा देता है, फंड्स देता है और मदद भी करता है। हिजबुल्ला की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट हैवीली आर्मेड नॉन स्टेट ग्रुप से शिया मिलिटेंट ग्रुप उभर कर सामने आया था। 1982 में जब लेबनान पर इजराइल ने इन्वेजन किया था। 1985 में ऑफिशियल बने और मैनिफेस्टो बनाया लेबनान के वेस्टर्न पावर से बाहर निकालने पर।